हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज हंटिंग एंड इस वीडियो में हम हंट करने वाले कि वाई पीपल क्रेजी फॉर केजीएफ चैप्टर 2। केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर ने पहले ही रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं एंड अभी तक तो मूवी रिलीज भी नहीं हुई है। जब मूवी रिलीज होगी तब पता नहीं कितने रिकॉर्ड्स ब्रेक करने वाली है। बट उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है केजीएफ सीरीज में कि लोग इसके पीछे पागल है और क्यों ये एक मास्टरपीस बन जाती है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं केजीएफ की स्टोरी की। सो केजीएफ की स्टोरी कोई नई स्टोरी नहीं है, ये सिमिलरली टिपिकल स्टोरी है जैसा हम कई सारे मूवीज़ में पहले भी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक लोअर क्लास लड़का है जिसने अपने बचपन गरीबी में बिताया है और उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है और 10 साल की उम्र में उसकी माँ उसे छोड़ के चली जाती है। उसके बाद उसे बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनना है, उसे दुनिया पे राज करना है, एज सिंपल एज दैट। बट इस सिंपल सी स्टोरी में कॉम्प्लेक्स का ऐसा तड़का लगाया गया है कि हमें ये स्टोरी जानते हुए भी एंगेज रखती है क्योंकि उसे प्रेजेंट करने का तरीका ही अलग है। जिस तरह से इस मूवी की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है हमें ये सिंपल होते हुए भी सिंपल नहीं लगती है। ऊपर से इसके इमोशंस और कास्टिंग के साथ हमारा कनेक्शन जो है वो हमें पूरे मूवी में एंटायर बांधे रखता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। स्टोरी और फोकस इस चीज़ पे चली जाती है कि जो केजीएफ है यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड ये एक रियल प्लेस है बट द स्टोरी इज़ नॉट रियल। जी हाँ, स्टोरी रियल नहीं है बट जो केजीएफ है यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड वो एक रियल प्लेस है। वहाँ पे गोल्ड की माइनिंग होती थी 1958 के अराउंड में, जिस टाइम पे स्टोरी बेस्ड है। मूवी की स्टोरी एंगेज इसलिए भी रखती है क्योंकि हम इसका कई सारे जो स्टोरी के आगे के प्रिडिक्शंस होते हैं वो पहले ही समझ चुके होते हैं। हमें जानते हुए भी कि आगे जाकर एंड में रॉकी का कैरेक्टर मरने वाला है, फिर भी हम उस पूरी स्टोरी को देखते हैं। क्यों देखते हैं कि आखिर क्या रीज़न की वजह से वो मरेगा लास्ट में। अब ये आपके लिए स्पॉइलर हो सकता है बट ये स्पॉइल पहले ही मूवी में हो चुका है। स्टार्टिंग में प्राइम मिनिस्टर जब साइन कर रही होती है एक डेथ वारंट पे, वो रॉकी का ही होता है। की स्टोरी की बात करें तो स्टोरी पास्ट प्रेजेंट में चल रही होती है, तो यहाँ पे एक नॉन लीनियर टाइमलाइन चल रही होती है। जो पूरी एंटायर स्टोरी है केजीएफ की वो एक नॉन लीनियर टाइमलाइन में चल रही होती है। अब यहाँ पे नॉन लीनियर टाइमलाइन को आपको समझने का मतलब है, इसका मतलब है कि जो स्टोरी है वो पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में डिपेंड करती है। यानी कभी पास्ट के सीन्स दिखा दिए, कभी प्रेजेंट में आ गए, कभी फ्यूचर में चले गए। सो इस टाइप से एक टाइमलाइन में नहीं चलती है, ये आगे पीछे होकर चलती है जो हमें केजीएफ की स्टोरी पे कॉन्सेंट्रेट करने को मजबूर कर देती है। सो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है कास्टिंग या फिर कैरेक्टर्स। जो केजीएफ में जो कास्टिंग की गई है उन सभी ने अपने अपने रोल को इस कदर निभाया है कि हम उन सभी की जगह किसी और को रखने का सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ कास्ट जिनका सस्पेंस लास्ट तक बनाया गया है, जैसे प्राइम मिनिस्टर जिसका रोल रवीना टंडन ने प्ले किया है, उसे केजीएफ के फर्स्ट चैप्टर में एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स तक भी नहीं दिखाया गया था, लेकिन अब वो केजीएफ की टीजर में हमें दिखाई दी हैं और वो केजीएफ चैप्टर 2 में ज़रूर दिखाई देंगी। एंड इसके अलावा हम बात करें मोस्ट सस्पेंसिबल कैरेक्टर्स की, जिसे जो अधीरा है उसका रोल संजय दत्त ने प्ले किया है एंड इसे भी हम चैप्टर 2 में देखने वाले हैं। तो आई थिंक काफ़ी सरप्राइजिंग होगा क्योंकि जो ये कैरेक्टर है वो वाइकिंग्स के कैरेक्टर से इंस्पायर हो रखा है। एंड ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि अधीरा का कैरेक्टर किस तरह से संजय दत्त प्ले करते हैं। और ये जो कैरेक्टर है वो वाइकिंग्स के रैग्नारॉक लॉथब्रोक से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसके अलावा अगर बाकी कैरेक्टर्स की बात करें तो मेन कैरेक्टर जो है रॉकी, जिसका रोल यश ने निभाया है, जिन्होंने देख के ऐसा लगता है कि ये रोल उन्हीं के लिए बना था और उन्होंने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं। सो थर्ड पॉइंट है हमारा इमोशंस। अगर हम किसी मूवी के कैरेक्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है और इमोशंस किसी भी कैरेक्टर को हमें कनेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। केजीएफ एक एक्शन सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ एक इमोशन से भरपूर मूवी भी है। फिर चाहे हमें रॉकी और उनकी माँ का इमोशंस देखने को मिले या फिर रॉकी का केजीएफ के लोगों के प्रति इमोशंस, सो वो हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है थ्रू द आउट स्टोरीज़। ये एक डायरेक्टर के लिए या फिर स्टोरी राइटिंग के लिए जितने भी होते हैं उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि जो मूवी पहले से एक्शन सस्पेंस में भरी हो उसमें इमोशंस कैसे डालें, इस कदर डालें कि लोग उसे कनेक्ट कर पाएंगे भी या नहीं। केजीएफ में इमोशन को इस कदर दिया गया है कि जब एक्शन सीन होता है तब हम सीटी बजाते हैं और जब कोई इमोशन सीन्स आता है तब हम भावुक हो जाते हैं और कभी कभार हमारे आंसू भी निकल आते हैं। केजीएफ में
माँ और बेटे का रिश्ता सबसे ज़्यादा इमोशंस फैक्टर है जो लोगों को अंदर से फील कराता है। इसका एग्जांपल हम टीज़र में भी देखते हैं। जब टीज़र स्टार्ट होता है तो टीज़र जस्ट 1 या 2 मिनट का टीज़र है, बट उसमें एक्शन सीन्स के टाइम पे हम सीटी बजा रहे होते हैं और जब भी वहाँ पे इमोशन सीन्स आ जाते हैं तो हम वहाँ पे इमोशंस भी फील करते हैं। सो इस कदर मूवीज़ मेकर ने इस मूवी को तैयार किया है। इट्स अ ब्रिलियंट एंड मास्टरपीस। सो हम पॉइंट में आगे बढ़ते हैं तो हम आते हैं म्यूज़िक या फिर साउंड या फिर बैकग्राउंड स्कोर। सो किसी भी स्टोरी को फील देने के लिए, उस माहौल में हमें डालने के लिए म्यूज़िक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। म्यूज़िक की मदद से हम किसी भी हॉरर मूवी को कॉमेडी में और किसी भी कॉमेडी मूवी को हॉरर मूवी में बना सकते हैं। इसका हमें एक बढ़िया सा एग्जांपल हमें देखने को मिला है स्कैम 1992 के बैकग्राउंड स्कोर में, जिसे लोग अभी भी प्ले करते हैं एंड इट्स अमेजिंग। एंड अगर हम बात करें KGF के बैकग्राउंड म्यूज़िक की तो भाई साहब क्या ही काम किया गया है इसके म्यूज़िक पे। मूवीज़ के बाद भी साउंड्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, फिर चाहे वो इमोशन सीन्स हो या फिर कोई एक्शन सीन्स हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डायलॉग्स। डायलॉग्स किसी भी मूवी के टैगलाइन साबित होती है जब उसके डायलॉग्स को लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं या हमें वो डायलॉग्स किसी दूसरे वीडियोस में देखने को मिलते हैं, जस्ट लाइक मीम्स एंड फनी वीडियोस। बट इससे इम्पैक्टफुल बात यह है कि एक अच्छा डायलॉग केवल इसलिए फेमस नहीं होता क्योंकि एक वो दमदार डायलॉग लिखा गया है, बट इसलिए भी क्योंकि उसे डिलीवर करने वाला कौन है और उस पर भी डिपेंड करता है। एंड इस चीज़ को KGF ने बखूबी निभाया है। KGF के डायलॉग जब स्टार्ट होते हैं तो हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि अगला कैरेक्टर कौन सा डायलॉग डिलीवर करेगा या फिर बोलेगा। और सच में रॉकी के कैरेक्टर के जो डायलॉग लिखे गए, इट्स अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्शन सीन्स। सो एक्शन सीन्स में मैं 2 पॉइंट्स कवर करूँगा। तो जब हम एक्शन सीन्स की बात करते हैं और देखते हैं तो हम यही उम्मीद करते हैं कि वो इम्पैक्टफुल लगे और ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि कैमरा एंगल स्टेबल रहे, मतलब ज़्यादा हिले ना। सो कई बार हमें एक्शन सीन्स में ये भी देखने को मिलता है कि लॉजिक के नाम पे कुछ भी दिखाए जा रहे हैं और वहाँ पे साइंस की मानव हत्या सी हो रखी है। बट क्या जो एक्शन सीन्स हमें दिखाया गया है वो इम्पैक्टफुल थी या नहीं, इस पे गौर करना ज़रूरी है। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जो एक्शन सीन्स थे वो लॉन्ग शॉट्स में लिए गए हैं या फिर उन शॉट्स की कटिंग्स की गई है। कई बार आपने एक्शन सीन्स देखे होंगे जो कई सारे शॉट्स में लिए गए होते हैं, छोटे छोटे शॉट्स होते हैं कैमरा एंगल के, और बड़ी जल्दी कैमरा कभी इधर जाता है, कभी कैमरा दूसरी साइड से दिखाया जाता है। बट KGF में ऐसा नहीं था। काफ़ी सारे लॉन्ग शॉट्स में एक्शन सीन्स कवर किए गए थे जो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। इसके अलावा अगर KGF के एक्शन सीन्स की बात करें तो इसे देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि ये लॉजिकल एक्शन सीन तो नहीं थे। कई जगह पे हमें लॉजिकल एक्शन सीन्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हम इंजॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि KGF के कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप किया गया है कि हमें वो एक्शन सीन्स भी पॉसिबल नज़र आते हैं। तो कैरेक्टर्स उस एक्शन सीन्स को कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर रॉकी कोई एक्शन सीन्स कर रहा होता है तो रॉकी के कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप किया गया है पूरी स्टोरी में कि हम उस एक्शन सीन्स को भी सच मानते हैं, पॉसिबल मानते हैं कि हाँ वो ऐसा कर सकता है। सो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, बट नॉट द लीस्ट, नरेशंस। सो मूवी में नरेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कहानी हमें भटकती हुई नज़र आती है या फिर कहानी हमें समझ नहीं आती, तब नरेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। पहले की मूवी में नरेशंस हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते थे, बट आजकल की जो मूवीज़ आती हैं उनमें नरेशंस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। नरेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि जब मूवी स्टार्ट हो रही होती है या फिर एंड हो रही होती है या फिर मूवी के बीच में ही आपको स्क्रीन्स पे कुछ साउंड्स, बैकग्राउंड साउंड सुनाई देती है जिसमें स्टोरी बताई जा रही होती है, तो वही नरेशंस होती हैं जो हमें स्टोरी से कनेक्ट रखती हैं। और जब भी नरेशन आती है तो लोग या फिर ऑडियंस उस नरेशंस पे गौर करते हैं, डायलॉग्स पे गौर करते हैं ताकि वो स्टोरी को अच्छे से समझ सके। एंड इस मूवी की जो नरेशंस की गई है आई थिंक आनंद इंगलजी ने किया, जो बुक ऑथर हैं। जो बुक हमें इस मूवी में दिखाई गई है जिसका नाम है एल डोराडो, जिसका मतलब होता है खोया हुआ सोने का शहर। जब भी मूवी में बीच बीच में नरेशंस आती हैं तो ऑडियंस उस नरेशंस पे गौर करती हैं ताकि वो मूवी से कनेक्ट रह सकें, और मूवी उन ब्रिज का काम करती है। नरेशंस एक ब्रिज का काम करती है मूवी की स्टोरीज़ को कनेक्ट करने में। तो KGF में काफ़ी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। सो इस वीडियो में मैंने ये पॉइंट्स कवर किए हैं जो KGF चैप्टर 2 को एक मास्टरपीस बनाती है, और इतने सारे डिटेल्स थी इसमें जो आई थिंक ऑडियंस को या फिर लोगों को पता नहीं होगा।
एंड कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैंने इस मूवी में आपको बताई है, इन सब पे डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। ये एक शॉर्ट एंड ब्रीफ वीडियो थी। इसके अलावा KGF चैप्टर 2 जब आएगी तब मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं काफ़ी डिटेल में KGF के सीरीज़ पे बात करूंगा। सो अगर आपके फ्रेंड्स ये कहते हैं कि आखिर KGF में क्या था, तो आप उन्हें ये वीडियो दिखाइए, उनको सब पता चल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर वो KGF की बुराई करते हैं तो आप उन्हें ठिकाने पे लगा सकते हैं, एंड इट्स अ फेयर। एक मजाक था, ऐसा सच में मत कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए साइन आउट, टेक केयर एंड बाय बाय।